नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं व्यालोक स्वामी जी। व्यालोक जी, नमस्कार। आपके साथ साथ सभी दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, व्यालोक जी से पिछली बार हमने जब बात की थी तो भारतीय वामपंथ की काकसबाजी और उनकी गिरोहबाजी पर बात की थी, उनके इकोसिस्टम पर बात की थी और उस जुमले का मतलब समझने का प्रयास किया था और उस जुमले की वजह जानने का प्रयास किया था। जो जुमला बार बार दोहराया जाता है कि सरकार तुम्हारी है लेकिन तंत्र तो हमारा है, या सरकार हमारी है तंत्र तो उनका है। बहरहाल कुल मिला के लोकतंत्र है। आज एक और पक्ष जिससे मैं आप सभी को परिचित कराऊंगा व्यालोक जी के, कि जब हम लोग वामपंथ को समझने की और वामियों को समझने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कम्युनिस्ट को पूरा समझ लेने और कामरेड को पूरा घोर के पी जाने की बात करते हैं, तो ऐसे में व्यालोक जी का वो एक फिर जुमला मैं दोहरा रहा हूं, मित्रों बड़ा पुराना रिश्ता है। तो व्यालोक जी का कामरेडों के साथ बड़ा पुराना रिश्ता है और सिर्फ बड़ा पुराना रिश्ता नहीं है, रिहाइश भी एक रही, यानी भौगोलिक नजदीकी भी रही है। भावनात्मक नजदीकी तो कितनी है वो आगे चल के पता चलेगा। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, व्यालोक जी ने 1997 से लेकर 2002 तक का अपना विद्यार्थी जीवन वो उसी खाने काबा में बिताया है, जिसे कि कम्युनिस्ट का खाने काबा कहा जाता है। जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली का वही विश्वविद्यालय जहां से भारत तोड़ो के नारे लगते हैं। अब सीधे आते हैं और आज एक तरह से मैं कुरेदने का प्रयास करूंगा कि व्यालोक जी को हम कितना कुरेद पाते हैं और वो अनौपचारिक बातें जरा जानने का प्रयास रहेगा। तो व्यालोक जी, 1997 से 2002, तो 2002 गोधरा दंगे के ठीक मुहाने से आपने जो है वो जेएनयू को छोड़ा। लेकिन आपके नाम दर्शकों को भी बताऊं कि आपके नाम आगे चल के इस पे बात होगी। 1997 से 2002 जेएनयू जैसे उस कैंपस में जरा बताइए ना, उसके अंदर का माहौल कैसा होता था आपके समय? देखिए, नकारात्मक चीजों से बात नहीं शुरू करनी चाहिए। 2002 में केवल गोधरा ही नहीं, मैं जब जेएनयू जा रहा था तब तक अटल जी आ चुके थे राष्ट्रीय पटल पर। 1996 वाली सरकार बन चुकी थी। फिर मैं 97 में गया। 96 और 97 दो बैच जो थे वो जेएनयू के हिसाब से बड़े तोड़क थे। मैं था स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज, ये नाम बाद में बना, उस समय स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज हुआ करता था। तो 96-97 में जो दो बैच आए थे जेएनयू के, वो कम्युनिस्टों के हिसाब से बेहद प्राणघातक और राष्ट्रवादियों के हिसाब से बेहद उत्साहवर्धक थे। यानी पूरा का पूरा बैच जो था वो संघी ही उतरा ही था। 96 और 97 में लगभग ये हालत थी। तो 96 में स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव में विद्यार्थी परिषद ने तीनों सीटें जीती थी ऊपर की, जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट। एक प्रेसिडेंट की सीट रह गई थी पुष्कर जी की, वो 7 या 8 वोट से हार गए थे। उसी के बाद ये सब AISF SFI भी एक हुए। उसके बाद में तो खैर अभी तो आप लोग जो देखेंगे, मैं तो 20 साल में जो देख रहा हूँ, 2002 में मैं निकला तो 20 साल बीत चुका है। तो अब लगता है कि पता नहीं कितना लंबा, कि अब तो आइसा भी है उस गठबंधन में, सारी कम्युनिस्ट पार्टियां एक साथ हो गई। विद्यार्थी परिषद का दबदबा यहाँ तक बढ़ा था। माहौल की जहां तक बात है तो हम लोगों के समय तक माहौल ऐसा हो गया था कि विद्यार्थी परिषद के लोग नॉमिनेशन भर देते थे, हमारे पूरे कैंडिडेट हो जाते थे। असल में तो बाकायदा चुनाव करना पड़ता था कि ये आदमी लड़ेगा, ये आदमी नहीं लड़ेगा। लेकिन 2-3 स्कूल्स जो थे, जैसे SSS कहते हैं, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, मतलब जेएनयू अगर कैंसर है तो उस कैंसर का जो केंद्र बिंदु है वो SSS है। उसका सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज है, जहां विपिन चंद्रा वगैरह पढ़ाते थे, रोमिला थापर थी, या जो भी लोग थे, ये लोग बाकायदा अगर जेएनयू में नहीं शिक्षक थे, जैसे हमारे समय तो उसमें ये लोग नहीं थे, शायद रिटायरमेंट के वर्ष पर थे, लेकिन इन लोगों को बाकायदा बुलाया जाता था। जैसे इरफान हबीब को बुलाया जाता था, रोमिला जी को, और इन लोगों का पूरा जो कॉकस था हमारे समय में, वहां मृदुला मुखर्जी थी, आदित्य मुखर्जी थे,
ये सारे लोग उस समय टीचर थे या पणिक्कर थे। फिर आपको एक हरबंश मुखिया हुआ करते हैं, वो थे टीचर। तो वो उस कैंसर की जड़ था। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, सारा कुकर्म अकर्म ये लोग वहीं से शुरू ही करते थे। और वो नापदान का जो बिल्कुल मुहाना होता है, वो आप समझिए वो था। बाकी एसएल वाले बच्चे बुतरू होते थे, ग्रेजुएशन में आए रहते थे। बाकी तो जैसे आजकल मैं देखता हूँ कि जेएनयू के ऊपर बहुत सारे मीम बनते हैं कि जेएनयू के स्टूडेंट को बुलाया टीचर ने और फिर बहुत डांटने के बाद कहा कि अपने बेटे को बुला के लाना, अगली मीटिंग में अपने तुम्हारे बेटे के साथ करूंगे। भाई स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बाप जाते हैं, तो जेएनयू पर यह मीम बनाया कि बेटों के साथ आना है तुमको, है ना। वो सब लेकिन अलग बात है। वो मतलब जेएनयू में ऐसे बूढ़े विद्यार्थी भी नहीं रहते हैं भाई। 30 तक वहां लोग अमूमन सेटल हो जाते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 32-33 में आते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि वगैरह रहती है, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आती। और जिनकी शादियां हुई हैं उनके लिए बाकायदा शादीशुदा लोगों के अलग हॉस्टल्स हैं, उनको बाकायदा बिल्कुल। महानदी में दिया जाता है, रखा जाता है। तो माहौल यही था कि अगर आप जेएनयू में हैं, विद्यार्थी परिषद के हैं, तो सबसे पहले 3-4 स्टैंप लगते थे आपके ऊपर कि व्यालोक जेएनयू का मतलब स्त्री विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, मनुवादी है। अब इतनी सारी पहचान लेकर सोचिए, एक 17-18 साल का लड़का, वो दरभंगा से, बलिया से, सिवान से, सहरसा से, कोडरमा से, कहीं से आया है या तमिलनाडु में किसी गांव से आया है, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। और सबसे ऊपर तो हमारे ऊपर संघी गुंडे, इसका लेवल तो यहाँ पर माथे पर चिपकाया जाता था कि हम लोग संघी गुंडे हैं। हमारे नाम नहीं होते थे, हम लोग लुम्पेन होते थे या हुलिगन होते थे। तो ये माहौल होता था। आप अगर क्लास में जा रहे हैं तो क्लास में आप अकेले रहेंगे। मेस में अगर आप खाना लेके जा रहे हैं और अगर आपके दोस्त नहीं हैं, तो तथाकथित जो प्रगतिशील लोग थे वो आपके पास से लेके हट जाएंगे। मुझे वही हंसी आती है कि जब ये लोग, कथनी और करनी में वामपंथियों के इतना भेद है, जब ये लोग बात करते हैं ना छुआछूत की, या बात करते हैं ये लोग किसी भी तरह समानता की, तो मैं इन लोगों के इतने कुकर्म देख चुका हूं कि मेरे पास दो ही विकल्प हैं, या तो मैं हंसूं या इनको बल प्रयोग के द्वारा कुछ हिसाब किताब इनका करूं। विद्यार्थी परिषद का लड़का या लड़की अगर मेस में जाता था तो ये लोग वहां से उठ जाते थे। इससे पराकाष्ठा क्या होगी आप छुआछूत छूत की या भेदभाव की, इससे अधिक छुआछूत क्या होता है। हमारे सीनियर्स ने हमें बताया, और ये सच बात है, कि विद्यार्थी परिषद के लोगों को थूक तक चटवाया गया 82, 83 या 87 तक में। पिटाई विटाई तो सामान्य बात थी, या फिर क्लास में खड़े करके, वो तो बंदे ने भी झेला है और जलील हुआ है। मैं अपने बारे में बहुत नहीं कहूंगा क्योंकि वह आत्मश्लाघा होगी और अपनी प्रशंसा होगी, लेकिन एक चीज बता देता हूं कि 30 लोगों की क्लास में मैं अकेला था जो विद्यार्थी परिषद का था। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि मेरा सेंटर वैसा था। मैं बहुत ही प्रोग्रेसिव, लिबरल, सेकुलर सेंटर का नुमाइंदा था। जर्मन सेंटर जो होता था वहां के सारे टीचर्स उसी लॉबी के होते थे। तो डर के मारे, और ग्रेजुएशन में पढ़ने वाला लड़का कितना समझता है या लड़की, बिल्कुल बिल्कुल। आज के लड़के लड़कियां शायद बहुत ज्यादा आगे की चीजें समझते हैं। हमारे समय में तो मतलब ग्रेजुएशन में आप जा रहे हैं मतलब आप पहली बार थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हुए हैं, या पहली बार थोड़ा सा समझने को, चीजों को के काबिल हुए हैं। वरना तो आप बुड़बक ही रहते थे, और जिसको मन आता था वो आपको दो चट लगा के जा सकता था। नहीं, हम लोगों के समय तो ये चीजें होती थी, कोई बिल्कुल भी डांट देता था। तो उस क्लास में 30 लोगों की क्लास में अगर आपको खड़ा किया जाए, क्यों? क्योंकि आपने तिलक लगाया हुआ है, क्योंकि आप विद्यार्थी परिषद का बैज पहन के आपने प्रचार कर दिया है, और आपका टीचर कहे या आपकी टीचर कहे, लुक एट दिस संघी गून, ही इज द लुम्पेन, तो आपके किशोर मन पर या आपके युवा मन पर कैसा बीतेगा। समझा जा या, सकता है। या आप दुर्गा पूजा में हैं या जो भी हैं, तो आप
को हर एक तरफ से ये कहा जाए कि तुम क्या यही करने आए थे, तो एक प्रतिप्रश्न भी होता है उस समय, आपके दिमाग में ये भी चलने लगता है कि क्या सचमुच वो राह सही है या नहीं है। तो ये माहौल हुआ करता था वहां का, और जी इसी माहौल में हम लोग पले बढ़े, आगे गए। जी जी। आपने 2002 में कैंपस छोड़ा, और 2002 में मैं एक छोटी बच्ची का पिता बन चुका था। तो जिस समय के हमने जब थिएटर करते हुए, मैंने व्यक्तिगत रूप से जब आर्ट एंड कल्चर में हम थिएटर करते समय, जब दिशा, जिस दिशा में देखते थे तो केवल दिशा ही और केवल इप्टा ही दिखा करती थी, है ना। तो अगर आपको थिएटर करना है तो आपको इप्टा की डफली पकड़नी है। अगर आपको किसी और आर्ट में जाना है तो आपको कहीं ना कहीं से वो कामरेडी चोला ओढ़ना पड़ता था, और उसी दौर से हम भी निकल के आए, तो हम समझ सकते हैं। लेकिन आप जिसको कहते हैं ना कि आप खाने काबा हाँ के से बिल्कुल। आए हैं, तो आप दर्शकों आपको भी बता दूं कि व्यालोक जी के नाम एक और कांड दर्ज है। ये उसी खाने काबा में, जिसको कह दिया जाए कि मक्का में किसी ने अखंड रामायण का पाठ रख दिया हो, और किसी ने वहां पर इस तरह का वो काम कर दिया हो जो बिल्कुल अलबेला हो, चाहेंगे कि सीधे व्यालोक जी से ही उसको सुना जाए। व्यालोक जी, मुझे जहां तक ये खबर है और मैंने इस बात को जानकारी है कि आपने और आपके सहभागिता से जेएनयू में, वो जेएनयू जिसने फॉरवर्ड ब्लॉक प्रेस के वो पोस्टर लगाए पूरे कैंपस में कि दुर्गा पूज्या नहीं, देवी नहीं, वैश्य है, क्यों करते हो उसके पूजा, उसकी पूजा, ऐसे कैंपस में। और जब आज के दौर में, अभी बीचे पिछले 7-8 सालों में जितना भी जेएनयू कैंपस से निकल के आया है, उन तमाम चीजों के बीच में आपने वहां पर दुर्गा मूर्ति स्थापना का आपके समय में शुरुआत हुई। तो साहब, ये काम कैसे संभव हो पाया जहां पर कि आप लोग सिर्फ एक एबीवीपी से जुड़े हुए लोग गुंडे और गुंसी कहे जाते थे, तो ये कांड आप लोगों ने कैसे कर दिया? इस कांड पर देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा, और उसमें मेरी भूमिका और भी संक्षिप्त कर दूंगा, क्योंकि किसी अकेले का काम नहीं था। मजे की बात यह है, और ये राह चलते वैसे ही हुआ था, क्योंकि मैं दुर्गा पूजा करता था। मैं हमेशा से 9 दिनों का शारदीय नवरात्र करता ही था, और मेरे कुछ साथी भी थे जो करते थे। लेकिन जब आप जेएनयू पहुंचे तो जेएनयू में 2 बार जो छुट्टियां होती थी, वो एक होती थी सर्दी की छुट्टी नवंबर से दिसंबर, और एक गर्मी की छुट्टी होती थी। इसमें आपका किसी भी हिंदू पर्व त्योहार से कोई लेन देन नहीं होता था। वहां जाने से पहले मैं आपको जेएनयू की एक और खासियत बता दूं। जी जेएनयू छात्र संघ का जो कमरा है, जो एक अलॉट हुआ है छात्र संघ के नाम पर जो इमारत में, उसमें आज आप जाएंगे तो आपको विवेकानंद जी की फोटो दिखेगी। लेकिन उस फोटो को लगवाने के पीछे कितने कारनामे हुए, कितनी मारपीट हुई, कितने जीबीएम जीबीएम यानी जनरल बॉडी मीटिंग हुआ, कितना यूनिवर्सिटी जीबीएम हुआ, ये सारी कहानियां हैं। और इतना ही नहीं है, आप जब जेएनयू के छात्र संघ के रेजोल्यूशंस निकलवाएंगे अगर उस समय के, या हाल फिलहाल के भी निकाल लें, मुझे जेएनयू में जाकर यह पता चला कि मैं तो बहुत मूर्ख हूं। मैं तो भारत को देश मानता हूं, मेरा जन्मभूमि मानता हूं, अपनी मातृभूमि मानता हूं, लेकिन भारत तो देश ही नहीं है। भारत तो 25 देशों का एक समूह है, और जिसमें से 7-8 देशों को तत्काल आजादी दे देने की जरूरत है, जिनमें पहले नंबर पर कश्मीर है, और उसके बाद नागालैंड है, मणिपुर है, इस तरह की, मतलब जहां भी तनिक भी इंसर्जेंसी चल रही है उस सब में, मतलब वो सब अलग देश हैं और उनको आजादी देनी चाहिए। ये जेएनयू का चरित्र है। कथनी और करनी की एक दूरी और दिखा दूं कि आप जब भी इनमें से बात करेंगे तो शैंपेन जैसी खनकदार अंग्रेजी और शर्ट बुशर्ट, देखिए 2 तरह के कम्युनिस्ट होते हैं। एक तो एकदम लपर झपर, जो देखने से ही लगेगा कि ये
ड्रग एडिक्ट हैं, 3-4 महीने से नहाए नहीं है। बाकी जो दूसरा प्रकार होता है वह बहुत ही फैशनेबल कपड़े पहन के, बहुत हल्का सा यहाँ इत्र मार के, ताकि वो जब चलें तो पूरी सुवास फैले, बहुत मार्किन सफेद सा कपड़ा, और वो झाल ताल, लंबे बाल, बहुत एक कि पहला ही प्रभाव जो होता है वो सम्मोहन का होता है। तो और बातें जब वो करेंगे तो लगेगा कि इनसे प्यारा इंसान कोई नहीं है और इनसे बेहतरी चाहने वाला इंसान कोई नहीं है। लेकिन वही लोग, गंगा ढाबा हो या गोदावरी ढाबा हो या साबरमती ढाबा हो, हमारे समय में 3-4 ढाबे थे, हर एक जगह पर वही छोटू 8 साल का आ रहा है, वही जूठे कप उठा रहा है, वही जूठे बर्तन धो रहा है, और तब ये संवेदना नहीं जाग रही है। लेकिन हाय सीरिया, हाय लेबनान और हाय इराक करने की इनकी पूरी संवेदनाएं हैं। और ससुर मशाल जुलूस जलाते थे तो भाई उसमें तेल भी खर्चा हो रहा है, गजा तक ये लोग जाते। तो वो जो छोटू है वही उन दुकानों पर काम कर रहा है, जूठे कप धो रहा है, बर्तन धो रहा है, यही सारी चीजें करता है, तब इनकी संवेदना नहीं जाग रही है। लेकिन सीरिया चले जाएंगे, लेबनान चले जाएंगे, ये इराक चले जाएंगे, दजला फराज चले जाएंगे, कहीं भी चले, गाजा पट्टी गए हुए हैं भाई ये लोग, हाँ जेएनयू हाँ। से, मतलब जेएनयू से जहाज लेके चले गए गाजा पट्टी। क्यों भाई, क्यों जाओगे तुम? लेकिन नहीं, इनको जाना है, सॉलिडारिटी दिखाएंगे। जो मशाल जुलूस में तुम तेल जला रहे हो भाई, वही दे दो यार उस छोटू को, वही पढ़ लेगा। और मजे की बात सुनिए, उनको पढ़ाने का काम कौन करता था? जेएनयू के ठीक सामने कुसुमपुर पहाड़ी है। अब मुझे नहीं पता कि अब वहां, मैं पिछले 3-4 साल से गया नहीं हूं वहां, वहां झुग्गी झोपड़ियां थी, और जी। अब मुझे लगता है कि वो शायद उखाड़ ही दी होंगी उन लोगों ने, मतलब वहां बहुत सारा काम हो रहा था। तो उन झुग्गियों में बहुत तरह के पदार्थ मिलते थे, यह भी जानकारी होती थी, और बहुत सारे छोटे बच्चे बच्चियां भी थी। उनको पढ़ाने कौन जाता था? विद्यार्थी परिषद के लंपट गुंडे। ये बंदा भी गया हुआ है। तो ये 3 बातें थी। बाकी दरअसल दुर्गा पूजा तो खैर एक तो माई की इच्छा थी, दूसरे उसमें भी थोड़ा समय विपर्य लोगों को होता है। ये जो महिषासुर कांड हुआ था ये बाद में हुआ है। ये जब सो कॉल्ड फॉरवर्ड प्रेस आया, क्रिप्टो क्रिश्चियंस का उभार बढ़ा है, और सोशल मीडिया और तमाम चीजों पर वो लोग अपना दबदबा बना रहे हैं, नवबौद्ध आंदोलन जब से चला है और बाकी चीजें हुई, तब इन लोगों ने वो सब कांड किया। अच्छा जी। 98 में कांड की शुरुआत देखिए बहुत साधारण सी थी, बहुत ही, मतलब उसको आप समझिए कि वो नेग्लिजिबल थी, सामान्य लोग उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। एक लड़का लाइब्रेरी से आ रहा है गर्मी में झुलस उलस के, और वो देख रहा है कि लाइब्रेरी में जहां तहां नमाज पढ़ी जा रही है, हॉस्टल में घुसता है तो हॉस्टल के प्रेमाइसेज में पढ़ी जा रही है, वो मेस में जाता है तो मेस में भी पढ़ी जा रही है। फिर वो खाना खाता है और वो भूल जाता है इस बात को। दुर्गा पूजा जब आने वाली होती है तो वो ऐसे ही, वो 3-4 लोग बैठे होते हैं, और वो कहता है कि यार घर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उस समय बिहार जाना एक यात्रा हुआ करती थी रेल। और खासकर मेरा जो घर है दरभंगा, वहां तो बड़ी लाइन आई है 99 या 2000 में। उसके पहले हम लोगों को पहले पटना जाइए, फिर लालू राज था तो पटना से आपको 6 घंटे लगते थे मेरे घर तक पहुंचने में। और उस समय ये नियम भी था कि अगर आप पटना स्टेशन पर हैं तो मैं अपने मामा के यहाँ भी नहीं जा सकता था। स्टेशन पर रुक जाओ बेटे, आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय माहौल ऐसा हुआ करता था। तो खैर जाना मुश्किल था, और जाके 10 दिन में आना तो बिल्कुल ही संभव नहीं था। और क्लासेस चलती रहती थी, क्लासेस सस्पेंड होती नहीं थी। तो दोस्तों से चर्चा की उस लड़के ने, और कहा कि भाई कैसे होगा, क्या होगा? तो उसी में से एक लड़के ने बोला यही करते हैं यार। तो करते हैं मैं जोशे जुनू में पता चला कि 8 से 9 लोग व्रत करने वाले निकल आए। जी। फिर जाया गया मेस मैनेजर के पास, कहा गया कि भाई ये होगा 3 दिन 4 दिन के बाद है, तो हमारा फलाहार चाहिए। तो आप पूछ सकते हैं कि भाई आप
को मेस मैनेजर के पास जाने को किसने कहा? मतलब बाबूजी थोड़े हैं वो, आपको अपना करना है, आप अपनी व्यवस्था कीजिए। तो नहीं, वही जो देखा था ना कि अब पूरे, ये नमाज वाली बात तो भूल जाइए, पूरा जो रमजान का मौसम होता है 1 महीने, वो पूरी इफ्तार की व्यवस्था मेस की तरफ से होती थी। अब कुछ शहरी। कम्युनिस्ट, हाँ, अब कुछ कम्युनिस्ट मित्र आ जाएंगे, कहेंगे कि मेस तो पूरा छात्रों का, छात्रों के लिए, छात्रों के द्वारा होता था। बिल्कुल होता था भाई, दुरुस्त। तो वही छात्रों का, छात्रों के लिए, छात्रों के द्वारा अगर इफ्तारी सहरी की व्यवस्था करता है, 3 बजे जगाता है, तो भाई 9 दिन ये सब तो गरीब हैं, एक ही बार खाएंगे और केवल फल मांग रहे हैं। ये तो और कुछ मांग भी नहीं रहे हैं कि चने को भूनो या कटलेट बनाओ या कुछ भी, वॉट एवर। नमक का कोई सामान नहीं मांग रहे हैं, तुमसे केवल कह रहे हैं कि इतना इतना सेव वेव काट के दे दो, यही तो मेस मैनेजर ने कहा, गुरु ये तो हमने सुना ही नहीं है। मतलब हिंदू लोग भी व्रत व्रत करेंगे, हालांकि क्या? तीसरे दर्जे के नागरिक, ये कैसे, ये सब मांग कहां से उठ रही है? तो उसने मना कर दिया। फिर उसने कहा कि यार क्यों झमेला कर रहे हो, हटाओ यार। इसी बीच में उसने एक ऐसी बात कह दी, उसने कहा कि यार तुम लोगों को कोई काम धाम नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो जाओ अपना पढ़ाई लिखाई करो। हम्म। तो वहां से जो बात बनने लगी थी, लगभग नहीं होती ये, मूर्ति पूजा से पहले तो हवन कांड हुआ, ये हवन कांड की भूमिका बन रही है, तो नहीं होती वो बातचीत। लेकिन फिर हमने कहा कि भाई आपको जब इफ्तारी से प्रॉब्लम नहीं है, और उसका पैसा हर एक स्टूडेंट में बराबरी से बांटा जाता था, मतलब हमारे भी मेस बिल में मेरा कोई लेन देन नहीं है इफ्तारी से, बावजूद इसके 20, 25, 30 जितना भी बढ़े वो बढ़ जाता था उस महीने। क्यों बढ़ेगा? और यहां से वो शुरू हुआ मामला। जी फिर जी। हम लोगों ने धमकाया कि भैया बर्तन साफ करो, इसमें 2 टाइम चाय बनेगी मेस की तरफ से 9 लोगों की, 9 लोगों को आप फल मूल दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो कल से मेस बंद होगा। मेस सेक्रेटरी भी अपने लोग थे, कुछ कुछ हॉस्टल कमेटी के। फिर वो बातचीत पहुंची आपको वार्डन्स के पास। वार्डन हमारे स्वनाम धन्य कांति वाजपेयी थे, जो बड़े रिनाउंड वक्ता और स्कॉलर माने जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के। खदड़िया जी थे, और भी 2 4 थे। सब ने बहुत अपोज किया, बहुत हंगामा किया, लेकिन ये 9 लोग जो थे, उसमें से रवि थे, और अनिल सिंह थे, और कोई उसमें न वर्ण देखा गया था, न जाति देखी गई थी, न कुछ किया गया था, वो बस था कि है। पहले दिन से जब हम लोग शाम में आरती करते थे, तो वो मेरे ही रूम में हुआ, रूम नंबर 50 पेरियार में। मतलब इतने कम लोग थे हम कि एक रूम में आ जाते थे। बिल्कुल। और वहां से जो काफिला शुरू हुआ, तो तृतीया या चतुर्थी को हम लोगों को वो जो जगजननी जय जय है उसको हमने करवाया फोटो स्टेट, और 60 70 कॉपीज, और सब पर लिखा जाता था कृपया आरती के बाद इसे लौटा दें, क्योंकि पैसे नहीं थे। और जो पैसे आरती में आते थे उसी से हमारा फलाहार आता था। क्या बात है। और छठी सप्तमी से लड़कियां जुड़ गई उससे, हमारे सामने गर्ल्स हॉस्टल था, तो वो लोग आके फल वल काटने लगी और सारी कुछ। तो ये 98 का पहले साल का ये था। और आपने जो विद्यार्थी परिषद का लिया ना, ऐसा नहीं था कि विद्यार्थी परिषद का कोई सपोर्ट वगैरह मिला था, नहीं। विद्यार्थी परिषद तो बंदे को निकालने को तैयार थी कि हमारा कोई लेन देन नहीं है। वही मामला, वही पॉलिटिकल करेक्टनेस कि हाँ हाँ। नहीं सब लोग हमारे हैं, हमको ये करना है, घिनिर मिनिर। हमने कहा कोई नहीं है आपका, आपको तो वोट भी नहीं देता है। और सीधे समुदाय विशेष का नाम लेके कहा कि आपको कोई वोट नहीं देता है। ठीक है, आपके 2 3 वैसे लोग हैं, गलती से आ गए हैं आप में, उनको पूछिए, उनको पूछिए कि उनके अपने समुदाय में उनकी क्या हालत है, और उनके समुदाय वाले उनको फतवा निकालते थे। बिल्कुल। हमारे साथ थे, ऐसा नहीं था, वो लोग थे 4 5 10 होंगे, लेकिन 4 5 10 ही थे भाई, बाकी तो सब आपके विरोधी हैं। लेकिन अभी हो रहा है ना, जैसे बहुत सारी चीजें तृप्तिकरण से लेके और सब कुछ, तो वो
एक हमेशा का ये है मामला इन लोगों का। तो विद्यार्थी परिषद ने तो ये किया। फिर वो तीसरे साल दुर्गा पूजा जो थी मूर्ति पूजा में कल्मिनेट हुई। पहले साल तो हम लोगों पर बहुत सारे अच्छा। मुकदमे हुए, बहुत सारी कमिटी बनी, पढ़ाई से ज्यादा हम लोग कमिटियों के सामने पेश होते थे। अब अजीब अजीब केस थे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का केस लग गया, फिर बाद में जाके कभी SC ST वाला भी मामला हो गया। बहुत सारी चीजें एक साथ आप पर। कम्युनिस्टों की खासियत है कि वो आप पर हमला करेंगे तो जब तक बर्बाद नहीं करेंगे ना, वो थकते नहीं है। आप अभी सोच रहे हैं कि ये मामला चल रहा है, तब तक आप पर 2 केस और, आप उससे उबर रहे हैं कि अरे अच्छा ऐसा हुआ क्या, तब तक 3 और, आप और मैं थकते हैं। जायद भगावे दायर के करी केस, के करी मुकदमा, के लिखी। सही बात। आप तो 4 बार लिख दीजिएगा। अभी इसके बाद हो सकता है मेरे ऊपर फोन आया जाए कि क्या यार तुम एक ही बात को, एक ही झुनझुने को सब जगह बजाते रहते हो, जबकि मैं इसको कहीं नहीं बजाता हूँ। लेकिन ये आ जाएगा हमारे ही लोगों की तरफ से, आप पर भी आ जाएगा कि यार तुमको और कोई मुद्दा नहीं मिलता है, वैल्यू से दूसरी बातें करो। लेकिन खैर, ये दिक्कत यह है कि लोग बार बार ठोकना पड़ेगा ना, जगाना पड़ेगा, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ध्यान आता है ना, आपने जब ये कहा कि इनके कथनी और करनी में कितना अंतर है, और जब ये पाखंडी शुद्धतावाद करते हुए जब छुआछूत जैसी बातों पर बात करते हैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब दिवंगत हो गए हमारे एक हमसे 1-2 साल सीनियर थे, अमर नदीम, पक्के कामरेड थे। उनकी एक गजल की 2-3 शेर मुझे याद आ जाते हैं कि उब गया है बैठे ठाले, चल थोड़ा सा नीर बहा ले, शर्ट पहन ले चेवेरा की, उसके सपने राम हवाले, और कमरे में AC के ऊपर लेनिन की तस्वीर सजा ले, इस सिस्टम में जगह बना ले, उब गया है बैठे ठाले। तो बहुत ये बड़े। हाँ, ये हालांकि जब तक रहे अमर भाई, नदीम भाई मेरे फेसबुक मित्र रहे, और 2014 2012-13 के बाद से लगातार हम लोगों की जो है वो एक दूसरे की पोस्टों पर बड़ी मनोरंजक और बड़ी दूसरे तरीके की लड़ाइयां भी होती रही। तो खैर, ये इनका दोगलापन तो हमेशा से रहा है। और जिस तरीके से ये जाति व्यवस्था का पाखंडी विरोध करते हैं, लेकिन इनके यहाँ के अंदर का 3-13 देख लीजिए साहब। तो अगर किसी जूनियर कामरेड ने अगर सीनियर को जो है वो लाल सलाम तो छोड़िए, वो मतलब लाल सांप बन के अगर लौट नहीं गया कदमों में है, तो नहीं, इनका आप ताजा मतलब। मामला उनका देख लीजिए ना, कविता जी का। कविता कृष्णन के साथ हम लोगों की लड़ाइयाँ थी, हम लोगों ने साथ साथ मतलब वो तब MA में थी, मैं ग्रेजुएशन में था, और वो आयशा में थी, मैं परिषद में था। लेकिन उन्हीं को क्या हुआ, अंततः उनको छोड़ना पड़ा ना। छोड़ना पड़ गया, बिल्कुल आप बिल्कुल। रेप के मामले देख लें, MeToo के मामले देख लें, सब के सब कॉमरेड हैं। मतलब इनके यहाँ तो सीधी सी बात है ना कि भाई आप अगर बोलेंगे तो गड़बड़ है। गड़बड़ है अब बिल्कुल। लड़कियां कैसे रहती हैं मुझे नहीं पता है इन लोगों के साथ, क्योंकि हमने तो जो यहाँ इनका रूप देखा है। हाँ, यहाँ यहाँ व्यालोक जी, मैं जो बात कहूंगा ना, आपने अचानक कहा ना लड़कियां कैसे रहती हैं, मैं उसके साथ जोड़ दूं कि ये नए जो लड़के इतनी जल्दी जो प्रभावित होते हैं, वो कैसे प्रभावित होते हैं। आपने कहा ना कि 2 इनके यहाँ कैटेगरी होती है, एक तो बिल्कुल जो नाली में बजबजाते हुए कीड़े की तरह देखते ही लग जाएगा, या तो भिखारी है या तो कामरेड है ना। और दूसरा जो है वो बड़ा पोशीदा और बड़ा ये वो, और ऐसे चल रहा है कि जैसे बिल्कुल महक आ रही है। तो दरअसल होता क्या है कि जब इनके यहाँ धीरे से वो आदत लगाते हैं, हम लोग तो थिएटर वाले दिनों में देखा है ना, वो धीरे से पीते 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 अचानक एक स्टाइलिश सीनियर कामरेड जो है अपने हाथ की सिगरेट ऐसे झाड़ते हुए अपने जूनियर की तरफ बढ़ा देता है। तो एक नौजवान, एक जो बिल्कुल जवानी के दहलीज पर कदम रख रहा है लड़का ना, तो इसको ये बड़ा फैंटिसाइज करता है ऐसा, है ना। और धीरे से बात करते करते एक रेख मूंछ की हल्की हल्की आ रही हो जिस लड़के के, हाँ, उसके पैर पे या उसके कंधे पर एक सीनियर कामरेडन जो है वो ऐसे थपकी दे दे, तो आप सोच सकते हो कि क्या हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों का ये फायदा बड़े आराम से उठाते हैं। और साथ ही साथ एक जो इनको
नेचुरल उर्वरक मिल जाता है कि हर नौजवान के अंदर एक विद्रोही स्वभाव का पाया ही जाता। उस समय बिल्कुल वो जो उम्र होती है उसमें किसी भी बात पे विद्रोह कर देने का मन कर देता है और तड़ाक से उनके सामने जो है मार्क्स की लाल क्यारी परोस दी जाती है कि आओ विद्रोह कर लो। हम तो बताते ही वही हैं, हम तो करते ही वही हैं। मम्मी पापा कहते हैं सिगरेट नहीं पीना है, सीनियर कामरेड आपको दे दे रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, किस तरीके से कंडीशनिंग करते हैं। सच बताऊं तो अभी आपने 1996 से शुरू किया और 98 यानी जब मूर्ति स्थापना हो गई तभी तक हम पहुंचे हैं। और भवन अभी कांड हुआ है, मूर्ति स्थापना में 2 साल अभी बाकी है। 2 साल अभी बाकी हैं। तो हम लोग भी इसको जिस तरीके से होता है ना कि 9 दिनों में 9 फास्ट फॉरवर्ड। तो हम 9 लोग दिनों भी में इसको नहीं, 9 दिनों में 9 पाठ की तरह आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देंगे और इसके अगले भाग में अब हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से ये यात्रा आगे मूर्ति स्थापना तक पहुंची। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इसका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, इसका अगला क्रम इसके ठीक तुरंत बाद। ठीक, नमस्कार। नमस्ते।